आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं विमीय सूत्र। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए, दो बेसिक जानकारियां होनी चाहिए भौतिक विज्ञान की, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो कौन कौन सी हैं वो है, एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी होगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। यानी हम बात करें, हमसे पूछे कौन कौन सी राशियां हैं जो हमें पता होना चाहिए विमीय सूत्र पढ़ने से पहले, तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी मूल राशियां हैं और जो हमारे व्युत्पन्न राशियां हैं, और साथ ही साथ उनके मात्रकों का भी पता होना जरूरी है। तो इससे पहले कि हमने क्लासों में पढ़ाया हुआ है किसके बारे में, मूल राशियों के बारे में और व्युत्पन्न राशियों को, उसको एक बार आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम बताएं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है, जैसा कि मूल यानी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। मूल का मतलब क्या है, कोई मूल कैसा, जैसे हमें व्यक्त करना है, अगर एक इंडिविजुअल इंसान है, हमको आपको बताना होगा तो हमारे नाम से बताएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे नाम को बताने के लिए किसी और के नाम की जरूरत थोड़ी ना है। अगर हमारा एड्रेस है तो हमारे फादर के नेम से आएगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप हमारी बात करते हो तो हमें बताने के लिए किसी और की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, यानी इसको हम कहते हैं मूल राशियां, तो हमें बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, यानी जिसके बारे में बताने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी ने पूछा कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कोई हमसे पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which could not require any other fundamental quantity to express itself. सिंपल सी बात है। Any kind of quantity is said to be a fundamental quantity which could not require any other quantity to express. तो मूल राशियां हमारे पास कितनी हैं, 7 हैं। जैसे हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा है, और हमारे पास टेम्परेचर ऑफ लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। लाइट इंटेंसिटी है जिसको हम प्रकाश की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। किसी ने पूछा हमसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, मूल राशियां क्या होती हैं, तो हम कहेंगे मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कुड नॉट रिक्वायर एनी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। जैसे मास को डिस्क्राइब करना हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेंथ को डिस्क्राइब करना किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट यानी आजाद है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इससे ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर भी, ताप पे निर्भर नहीं करता है, लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो इन्हीं के बेसिस पे हम बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच कुड नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर यूनिट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। यानी बोल सकते हैं those units which could not require any other unit to express itself is called fundamental units. इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी 7 मूल राशियां हैं, तो हमारे पास 7 मूल मात्रक भी होते हैं। तो हम बात करें अगर इन 7 मूल मात्रकों की, तो मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, करंट का होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और लाइट इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। लाइट इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। अगर कोई पूछे हमारे पास सातों मूल राशियों के सातों मूल मात्रक क्या है, तो हम कहेंगे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लंबाई का क्या होगा हमारे पास मीटर, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, लाइट इंटेंसिटी की कैंडिला होती है।
ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और अगर हमसे कोई पूछ ले डेराइव्ड क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव्ड, तो हमें पता है कि अगर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, तो हमें लेंथ भी पता होना चाहिए और उसका विड्थ भी पता होना चाहिए, लेंथ भी पता होना चाहिए और उसकी विड्थ भी पता होनी चाहिए। किसी ने हमसे स्पीड पूछ लिया, स्पीड, तो हमें पता है कि डिस्टेंस की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी और टाइम की भी होगी, यानी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि अगर एरिया में से एक बार भी लेंथ को गायब कर देंगे तो एरिया नहीं आएगा, स्पीड के लिए अगर हम टाइम को गायब कर देंगे तो स्पीड नहीं आएगा, डिस्टेंस को गायब कर देंगे तब भी स्पीड नहीं आएगा। तो डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें या डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो इतनी सी बात याद रखनी है, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which require the fundamental quantities to express itself। यानी सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने पूछा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। Derived quantities are those quantities which require the fundamental quantities to express itself। तो एरिया की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है, कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, किस फॉर्म में आया है, एक बार लेंथ के फॉर्म में आया है, एक बार विड्थ के फॉर्म में आया है। जैसे स्पीड की बात करें, ये भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो अगर डिस्टेंस गायब कर दोगे तब भी नहीं स्पीड आएगा, टाइम गायब कर दोगे तब भी हमारा स्पीड नहीं आएगा। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी, यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। जबकि इधर हमने क्या देखा कि इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप से इंडिपेंडेंट यानी आजाद है। तो किसी ने पूछा डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, हम बोलेंगे those physical quantities which required fundamental quantities to express itself is called derived quantities। यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास एरिया, स्पीड एक्सेट्रा बहुत सारे हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो अगर यूनिट्स की बात करें डेराइव्ड यूनिट्स की, तो हमें पता है कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है और विड्थ की यूनिट मीटर, तो ये क्या, मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है मीटर होती है और टाइम भी सेकंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। those quantities which require the fundamental quantities to express itself is called derived quantities। यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और अगर बात करें वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यूनिट्स। तो वापस हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फंडामेंटल और डेराइव्ड, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। Fundamental quantities are those quantities which could not require any other physical quantity to express itself। हमारे पास 7 fundamental quantities हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी। Those quantities which require fundamental quantities to express itself is called derived quantities। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे एरिया को डिफाइन करने के लिए लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो अगर हम डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो बोल सकते हैं those units which could not require any fund which required the fundamental units to those units which required fundamental units to express itself is called derived units। यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर और चाल के लिए मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हमारी फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स। तो हमें इसको आसानी से समझ लेना है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कितनी और मूल राशियां सम्मिलित हैं। यानी कोई हमसे पूछे कि विमीय सूत्र क्या है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कितनी बार मूल राशियां और कौन कौन सी मूल राशि सम्मिलित। भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कोई मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है। सिंपल सी बात आती है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है
कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी shows that how many times the fundamental quantity present in that particular physical quantity। किसी ने पूछा कि हमसे विमीय सूत्र क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। यानी द dimensional formula of the physical quantity shows that how many times the fundamental quantities are present in that particular physical quantity। तो जैसे हमसे कोई पूछ ले कि, और इसको लिखने के लिए हमेशा हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज ब्रैकेट का। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि डायमेंशनल, तो हम सपोज करें कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास जो है वो a टाइम आता है, लेंथ जो है b टाइम आता है, और टाइम कितने टाइम आता है, c टाइम। तो हमसे कोई पूछे कि कोई ऐसी एक हमारे पास भौतिक राशि है जिसमें लंबाई जो है b बार आता है, द्रव्यमान a बार आता है, समय c बार आता है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि हमने पढ़ ही रखा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। यानी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी shows that how many times the fundamental quantities are present in that particular physical quantity। तो हम बोल देंगे कि इसका जो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, MALBTC। और ये हमारा तरीका होता है फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का, यानी विमीय सूत्र को लिखने का। तो हम आसानी से कह सकते हैं, कोई हमसे पूछे विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी shows that how many times the fundamental quantities are present in that particular physical quantity। तो सिंपल सी बात करें, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास a टाइम, लेंथ b टाइम, टाइम c टाइम आया है, द्रव्यमान a बार, लंबाई b बार, समय c बार, तो उसका जो विमीय सूत्र होगा वो MALBTC के बराबर होगा। और ये हमारा विमीय सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल ब्रैकेट में ये लिखा जाता है। तो अब इसी के आधार पे कि हमें ये चीज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी हमें विमीय सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम विमीय सूत्र की सहायता से तीन मेजर काम करते हैं। हम विमीय सूत्र की सहायता से तीन बड़े काम करते हैं भौतिक विज्ञान में। पहला, किसी भी भौतिक राशि के लिए जो सूत्र आता है उसको चेक करते हैं कि उस भौतिक राशि के लिए वो सूत्र सही है या नहीं। दूसरा क्या है, हम ये चेक करते हैं कि उस भौतिक राशि का जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालें। और तीसरा हमारे पास सबसे आसान सा होता है कि किसी भी दी गई पद्धति में मात्रकों को, यानी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, इसीलिए हमें विमीय सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर किसी ने पूछ लिया हमसे, तो हम से पूछा किसी ने कि भाई लंबाई की विमा क्या होती है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का, तो हम कह सकते हैं L होता है। क्या होता है? लेंथ का L। मास का क्या होता है, तो हम कह सकते हैं M होता है। किसी ने पूछ लिया हमसे टाइम का क्या होता है, टाइम का, तो हम कह देंगे T होता है भाई। और हमें एक बात याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला वी कैन राइट, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला वी कैन राइट द SI यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी विमीय सूत्र की सहायता से हम उस भौतिक राशि के SI मात्रकों को भी लिख सकते हैं। यानी विमीय सूत्र की सहायता से हम SI मात्रक लिख सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ द SI यूनिट्स वी कैन आल्सो राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम SI मात्रकों की सहायता से उस भौतिक राशि का विमा भी लिख सकते हैं। अगर विमा की सहायता से मात्रा लिख सकते हैं तो मात्रकों की सहायता से विमा भी लिख सकते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। ये तो आसान सी चीजें थी, हमने आसानी से बता दिया कि भाई लेंथ का डायमेंशन L होगा, मास के लिए M होगा, टाइम के लिए T। किसी ने हमसे पूछ लिया कि स्पीड का क्या होगा, यानी भाई पूछ सकते हैं ना स्पीड का क्या होगा, तो हम कहेंगे कि स्पीड का जो डायमेंशन है वो डिपेंड करेगा इस पे। हमें पता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन हमें पता है L होता है, और टाइम का क्या होता है? T। तो डायमेंशन के हिसाब से देखिए इसका हो जाएगा LT माइनस 1। और अगर किसी ने पूछा कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम कह देंगे इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि एक्सेलरेशन का भी बताओ भाई, त्वरण का भी बताओ।
एक्सेलरेशन का बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें पता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन ही तो दिखाना है। तो अगर हम कहीं डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 10 किलो में से अगर हमें 5 किलो घटाना है, तो क्या इसका यूनिट में कोई चेंज आता है? नहीं आता है। कितना आएगा? 5 किलो। तो फिर जब चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी के यूनिट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा या वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वही हमारी चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो वेग का विमा होगा, वेग का विमा होगा वही चेंज इन वेग, यानी वेग परिवर्तन की भी विमा वही होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी का कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या है? समय यानी टी, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारे पास? एल टी माइनस 2। इसकी विमा क्या होगी? एल टी माइनस 2। और विमा की मदद से चूंकि हमने कहा यूनिट लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। ये हमारा हो गया विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र के हमने कहा था 3 एप्लीकेशन है, इसमें से हम पहला आज पढ़ेंगे, और वो क्या है? किसी सूत्र को चेक करना, यानी किसी भी फॉर्मूले को चेक करना कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर जब भी कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड है, तो u बराबर यहाँ 0 लिखते हैं और मान लीजिए कि वो h ऊंचाई से गिर रही है। सपोज एनी बॉडी इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो इसके लिए हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh। हमने कहा v स्क्वायर ऐसे रख देंगे, इसको रख देंगे 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2gh। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब हमसे बोला गया कि तुम चेक करो भैया कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि गलत। हमसे किसी ने पूछा कि भाई h ऊंचाई पर एक कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m है और जो मुक्त रूप से गिरेगी, तो हमने कहा भाई गति के तीसरा समीकरण लगा लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh होता है। u की जगह भैया 0 रख दिया हमने, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस का 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। स्क्वायर देगा उधर रूट लग जाएगा। तो हमसे किसी ने कहा इसको चेक करो कि भैया ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि नहीं। तो हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1। क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसके लिए क्या होगा? डिस्टेंस के लिए l और टाइम के लिए क्या होगा? t। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा हमारे पास? lt माइनस 1। हमने कहा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह का एक्सीलरेशन है, तो इसका क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी वेग परिवर्तन बटे समय, यानी इसका क्या हो जाएगा? lt माइनस 2। और हाइट एक तरह की लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? l हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमें पता है कि रूट का कोई मतलब नहीं है, 2 चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। हमें याद रखना कि आंतरिक मान का कोई भी विमा नहीं होता है। तो हम किस पे आएंगे? जी पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन राइटिंग द डायमेंशन ऑफ अबव फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज की अगर बात करें, वेलोसिटी का हमने दिखाया अभी lt माइनस 1 होता है। हमने कहा रूट से कोई मतलब नहीं, हमें 2 का भी कुछ नहीं होगा, अंक के लिए न्यूमेरिक वैल्यू की कोई भी मान नहीं होती है। g की क्या होगी? lt माइनस 1 होगा, lt माइनस 2, और हाइट चूंकि l, तो क्या होगा? ये देखा जाए तो l2 हो जाएगा t माइनस 2। हमें पता दोनों का अगर देखा जाए तो ये lt माइनस 1 का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका कितना हो जाएगा? lt माइनस 1। और इधर भी हमारा क्या आया है? lt माइनस 1। यानी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हमारा जो फॉर्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो सही है। और इस आधार पे हम विमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के सूत्र को सत्यापित कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है या गलत। कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अनदर सिस्टम की। तो हम देख लेते हैं, हम सपोज करेंगे इन फर्स्ट सिस्टम, इन फर्स्ट सिस्टम हम मान लें कि लेंथ लेंथ इन मीटर, लेंथ किसने
मीटर में है और मीटर एंड कंटेन b टाइम्स मास m in kg contains a times time in second contains c time and numeric value is n1. So the amount of physical क्वांटिटी की बात करें तो हमें पता है न्यूमेरिक वैल्यू कितना है n1 है। हमने सपोज करा जो हमारा लेंथ होगा इसको हमने l1 अज्यूम कर लिया है। मास के लिए हमें पता है डायमेंशन क्या होता है m1 होता है। टाइम के लिए डायमेंशन हमारे पास क्या होता है t1 होता है। टाइम का डायमेंशन t1 होता है, लेंथ का l1 होता है, मास का m1 होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास n1, क्योंकि हमें पता है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। हमने कहा मास a टाइम कंटेन है, लेंथ जो है b टाइम कंटेन है और टाइम जो है वो कितना टाइम कंटेन है c टाइम कंटेन है। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूले सहित यानी मात्रकों सहित हमारा भौतिक राशि का मान हो गया। अब हम बात करें इन सेकंड सिस्टम की अगर हम बात करें इन सेकंड सिस्टम, अगर दूसरे सिस्टम में क्या है, क्या दे रखा है हमसे कि लेंथ जो है लेंथ अब चूंकि इस वाले सिस्टम के लिए डायमेंशन तो बदल जाएगा, सिंपल सी बात है कि डायमेंशन नहीं बदलेगा। इस वाले सिस्टम में डायमेंशन हमारा नहीं बदलेगा। हम लेकिन दोनों को अगर लेंथ के लिए L1 यूज करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें लेंथ लिख लिया L2, एक इसमें है सेंटीमीटर एंड कंटेन कितने टाइम चाहिए, कितनी बार आया है। सिंपल सी बात है, अगर हम एक चीज को देखें ध्यान से, अगर हमसे कोई पूछे तो हम एक चीज को ध्यान से देखें तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो होगा वो 1000 ऑफ ग्राम के बराबर, यानी अगर मास का एक बार डायमेंशन m है तो अगली सिस्टम में भी m ही रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि मास का m2 हो जाए। यानी इतनी बात तो हमें पता होनी चाहिए, ये बात तो हमें पता होगा कि जो विमीय सूत्र है वो हर एक सिस्टम में एक ही होगा। जो डायमेंशनल फार्मूला है यानी जो डायमेंशनल फार्मूला बताता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में वो हर एक सिस्टम में एक ही रहेगा। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ऑफ ग्राम, तो हमें पता है ग्राम विद द हेल्प ऑफ dimensional formula we can write the unit and with the help of the units we can write the dimensional formula। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक पद्धति के मात्रक जो है वो दूसरी पद्धति में बदलते ही यहाँ मास m1 1 टाइम कंटेन था, यहाँ मास 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 टाइम्स नहीं आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगा। जब फिजिकल क्वांटिटी कोई है हमारे पास, हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो इफेक्ट किसके पड़ेगा। हम बता रहे हैं यहाँ पे कि लेंथ अगर 1 टाइम इसमें आएगा तो दूसरे सिस्टम में भी 1 टाइम आएगा, मास अगर 1 टाइम इसमें आएगा तो उसमें भी 1 टाइम आएगा। चेंज क्या होगा हमारा, चेंज हमारा होगा न्यूमेरिक वैल्यू, और उस न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र की सहायता लेते हैं। तो हम देखें तो हमने कह दिया L2 इन सेंटीमीटर कंटेन कितने टाइम्स होगा, ये भी b टाइम्स, मास b टाइम्स होगा, मास यहाँ पे क्या m2, एक मान लो ग्राम में दे रखा है, कंटेन कितने टाइम्स करता है, सिंपल सी बात है a टाइम्स ही रहेगा, क्योंकि हमने बोला था अभी अगर किलोग्राम है तो ग्राम के बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा किलोग्राम ग्राम स्क्वायर के बराबर हो जाए। a टाइम्स एंड टाइम सेकेंड contain c times and the numeric value is n2, then amount of physical quantity कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा इसी का न्यूमेरिक वैल्यू कितना आएगा n2। हमने कहा डायमेंशन नहीं चेंज होते हैं यानी m2a L2b T2c,
हमने बता दिया एक पद्धति में जो लेंथ है उसको हम L1 मान रहे हैं, जो यूनिट है भाई किलोग्राम है तो L1 मान लिया। मास कुछ हमारा मान लो लेंथ हमारा मीटर में है तो हमने L1 अज्यूम कर लिया, मास हमारा किलोग्राम में है तो हम उसमें M1 मान लिया, हमने टाइम हमारा सेकंड में था इसके लिए हमने T1 मान लिया। दूसरा सिस्टम में लेंथ L2 था, हमने चूंकि ये सिस्टम में दूसरे जाएंगे तो यूनिट्स बदल जाएंगे ना, किलोग्राम से ग्राम या कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सीजीएस से एमकेएस में जाए, एमकेएस से एफपीएस में जाए, वो किसी भी तरह का यूनिट्स दे सकते हैं। वो तुमसे सिर्फ पूछेंगे या आपसे सिर्फ पूछेंगे कि हमें बताइए कन्वर्ट करना है इससे इसमें। तो हमने बात कर ली मास, टाइम की बात करी तो हमें पता है कि इसका डायमेंशन एम एल टी, सिंपल जाता है एम ए एल बी टी सी आया है तो m1 a l1 b t1 से हम ये सिर्फ m1 l1 t1 इसलिए लिख रहे हैं कि भाई मान लो लेंथ को हम बार-बार अगर l l दोनों में लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब इक्वेट करेंगे। इससे l1 से मतलब कि यहां किसमें है, मीटर में है, हो सकता है किलोमीटर में दे रखे हो, मास मान लो हमारा किलोग्राम में है, ग्राम में दे सकते हैं, टाइम सेकंड में किसी और में दे सकते हैं, ऐसे ही उसको भी कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ अलग लिखे, इसलिए m1 l1 t1 यानी m1 a l1 b t1 c मान। इन फिजिक्स हमको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में इन फिजिक्स हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ऑफ ग्राम के बराबर है। हमने ऐसा पढ़ रखा है कि बदलेगा तो बदलेगा क्या, शुद्ध न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट्स इनके बदल जाएंगे, यानी दोनों ये आपस में इक्वल होगा बिकॉज़ वी नो दैट कि 1 किलोग्राम 1000 ऑफ ग्राम के बराबर, 1 मीटर 100 ऑफ सेंटीमीटर। सो क्या होगा हमारे पास n1 m1a l1b t1 c किसके बराबर हो जाएगा n2 m2a l2b t2c। और इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी वन फाइंड करना, जरूरी नहीं है n1 ही फाइंड करना, हो सकता है n2 फाइंड करना हो, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारे पास n1, यहाँ पे हमारे पास क्या है m1a l1b t1c, और दूसरे में क्या हमारे पास आया है m1a m2a l2b t2c। ऐसे से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास n1 किनारे इधर और क्या आएगा m1 अपॉन m2 a l1 अपॉन l2 b और t1 अपॉन t2 c आ जाएगा हमारे पास। यानी कोई कहे कि टू कन्वर्ट द वन सिस्टम्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू या वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अनदर सिस्टम, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, जो आंकिक मान में परिवर्तन आता है, उसको भी हम आसानी से फाइंड करते हैं। किसी ने कहा बेटा हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। किसी ने हमसे पूछा कि विभीन्न सूत्र की सहायता से 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। जैसे ही हमने न्यूटन देखा तो हमें पता चल गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है, यानी जो भौतिक राशि है वो क्या है, बल है। जैसे ही हमने क्या देखा न्यूटन, हमें पता चल गया वो क्या है, बल है। और हमें पता होना चाहिए कि जो 1 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन जो है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, हमें पता है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल के कारण उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the force applied on a body is equal to the product of the mass and the acceleration produced by that force। और इसी से हमने निकाला था कि भाई 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसी ने पूछा क्या है, तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। 1 न्यूटन is that amount of force which produces the acceleration of 1 meter per second square of the body of mass 1 किलोग्राम। यानी 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा डाइन के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डाइन is equal to 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 डाइन is that amount of force which produces the acceleration of 1 centimeter per second square of the body of mass 1 ग्राम। यानी 1 डाइन वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि न्यूटन दे रखा, यानी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो फोर्स है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारी, जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, फोर्स है। वो क्या है, फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ फोर्स की, जो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। तो ये हमसे किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये एमकेएस से देखा जाए तो सीधे सीधे सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जो वैरी कर रहा है वो हमारे पास क्या है, जो वैरी कर रहा है वो क्या है, हमको 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। इट मींस हमें डाइन में
न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि डाइन देखते ही हम समझ गए हैं, हम डाइन देखते ही हमने को समझ में आ भी जाना चाहिए कि भैया जो डाइन है वो सीरियस सिस्टम का यूनिट है फोर्स का। तो हमें सिंपल सी बात है कि जो मास इन्होंने हमको किलोग्राम में दे रखा है वो हमसे ग्राम में चाहते हैं, जो मीटर लेंथ दे रखे हैं वो हमसे सेंटीमीटर में चाहते हैं, जो टाइम सेकंड में है वो हमसे टाइम भी दूसरी सिस्टम में सेकंड में चाहते हैं। तो हम लिख लेंगे इन फर्स्ट सिस्टम की अगर हम बात करें फर्स्ट सिस्टम, तो हमने इसको कर लिया, और हमने बात करी इन सेकंड सिस्टम, हम बात कर लेंगे दूसरे सिस्टम की। पहले सिस्टम की बात करी और दूसरे सिस्टम की। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू जो हमें दिख रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू जो आंतरिक मान है वो हमें कितना दिख रहा है 1 न्यूटन, यानी जो हमारा n1 है वो कितना दे रखा है 1 न्यूटन। सिंपल से न्यूमेरिक वैल्यू की कोई यूनिट तो होती नहीं, 1 आ गया, ठीक, क्योंकि कितना दे रखे 1 न्यूटन। तो अब हम बात करेंगे किसका, मास कितना दे रखा है, हमें सिंपल से मास किसमें है किलोग्राम में, तो हमने यहां लिख लिया m1। लेंथ हमारा किसमें दे रखा है, लेंथ इन्होंने दे रखा है हमको मीटर में, तो हमने लिख लिया L1। और टाइम इन्होंने हमको किसमें दे रखा है, जिस न्यूटन वाले सिस्टम की बात करें पहले सिस्टम की, तो न्यूटन को दे रखा है, तो टाइम हमको दे रखा है इन्होंने सेकंड में, तो हमने इधर लिख लिया t1। फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी, फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, वो हमें पता है कितना हो जाएगा, पहले सिस्टम में जो आएगा वो हो जाएगा n1, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है मास यहाँ 1 टाइम आता है, लेंथ 1 टाइम आता है, टाइम 2 टाइम्स, तो m1 L1 T1 माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड सिस्टम जिसमें वो हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, तो अगर हम पूछे सेकंड सिस्टम में तो n1 m1 L1 T1 माइनस 2 हो गया। सेकंड सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक वैल्यू जो आंतरिक मान है हमारा, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको हम n2 कहते हैं, वो अननोन है। मास ये हमसे किस में चाह रहे हैं, मास हमसे चाह रहे हैं ये ग्राम में, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया m2 कर लिया इधर। लेंथ हमसे किस में चाह रहे हैं, मतलब इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में चाह रहे हैं, तो भैया हमने इसको L2 कर लिया। टाइम जो है जिसको समय कहते हैं वो हमसे किस में चाह रहे हैं t2, वो चाह रहे हैं हमसे सेकंड में, तो हमने यहाँ सेकंड लिख लिया, यहाँ पे किसमें सेकंड में, और यहाँ कर दिया t2। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी, फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी हमारा, जो भौतिक राशि आएगी हमारी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पता है न्यूमेरिक वैल्यू इस वाले में n2 आएगा, यहाँ पे क्या होगा m2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, t2 माइनस का 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने कहा 1 न्यूटन को टाइम बदलना है, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 टाइम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर पहले सिस्टम में जो है हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो mks है और ये cgs है, तो पहले सिस्टम में मास हमारा किलोग्राम में है, लेंथ हमारा किसमें है मीटर में है, टाइम किसमें है सेकंड, हमने लिख लिया। हमें पता है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का लिखा जाएगा, क्योंकि ये फोर्स की यूनिट होती है mlt-2, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 L1 T1 -2। हमने इसे इस फॉर्म में कर लिया, वेरिएबल्स के फॉर्म में, इसमें सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। दूसरे वाले हमने मान लिया न्यूमेरिक वैल्यू हमें पता नहीं है n2, क्योंकि डाइन में कन्वर्ट करना है, मास हमें पता है किसमें देना होगा हमको ग्राम में, लेंथ सिंपल सी बात है किसमें चाहिए हमसे सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें चाहिए सेकंड में, तो हमने लिख लिया फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे सिस्टम में होगा वो किसके बराबर होगा n2 m2 L2 T2 -2। अब हम क्या लिखेंगे, इन फिजिक्स हमको पता ही है कि ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। फिजिक्स में हमें ये बात पता है कि दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख लिया n1 m1 L1 T1 -2 और इधर लिख लिया n2 m2 L2 T2 -2। हमने कहा था हमें क्या फाइंड करना है n2, तो हमने n1 को इधर रहने दिया और क्या लिख दिया है m1 L1 T1 -2। इस वाले को ले आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा m2 L2 T2 -2। अभी देखें n2 ऐसे रहने देते हैं, n1 को किनारे कर ले, m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर -2। कितना हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने। अब हमें पता है मास किसमें है, जो अगर हम बात करें फर्स्ट सिस्टम में मास किसमें है, तो हमें पता है कि फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1 है, पहले सिस्टम में हमारा द्रव्यमान यानी मास किसमें है
किलोग्राम में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे किलोग्राम। जिसमें हमसे पूछ रहे हैं वो किस में है ग्राम में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ग्राम। पहले वाले में लेंथ किस में है मीटर में है, तो हम मीटर लिख लेंगे। दूसरे वाले हमसे कैसे पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। पहले वाले में टाइम सेकंड में है और दूसरे वाले में टाइम सेकंड में है और यहाँ -2। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि 1 यहाँ पे रहने देंगे, किलोग्राम में पता है 1000 ऑफ ग्राम के बराबर होता है, नीचे क्या होगा ग्राम। मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और नीचे क्या है सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट गया और 1 की पावर -2 1 भी खत्म। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम, और n2 क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 10 टू द पावर 5। यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो दूसरे सिस्टम में अंकित मान जो मेन है हमें फाइंड करना, न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ गया 10 टू द पावर 5, और हम लिखेंगे 10 टू द पावर 5 और हमारा किसके बराबर है फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आएगी फिजिकल क्वांटिटी यानी जो भौतिक राशि आएगी वो कितना आ जाएगा हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, हमें पता है 10 टू द पावर 5, यूनिट किसमें है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमें पता ही है कि ये किसके बराबर होता है डाइन के बराबर। यदि कोई पूछे तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10 टू द पावर 5 डाइन, और ये विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ये आसानी से हमने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये वापस से आए तो देखें 1 न्यूटन को डाइन में बदलना था, हमने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mn/t-2 होता है। हमने कहा पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू m1 की वैल्यू दे रखी है 1, मास किलोग्राम में है m1 मान लिया, लेंथ को मीटर दे रखा पहले सिस्टम में हमने l1 मान लिया, टाइम को सेकंड दे रखा हमने t1। हमने फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी वेरिएबल्स के फॉर्म में n1 m1 l1 t1 -2 आ गया। दूसरा सिस्टम में हमने मान लिया न्यूमेरिक वैल्यू तो अननोन है, गिवन ही नहीं है, क्योंकि डाइन में कन्वर्ट करना कितने डाइन होंगे। मास को हमने माना ग्राम में, क्योंकि हमें पता है इसमें ग्राम में होगा, लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आएगी और टाइम किसमें होगा सेकंड में। t2 मान लिया, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी n2 m2 l2 t2 -2। हमने कहा फिजिक्स कहती है ये बात कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, व्हाटएवर न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। तो n1 m1 l1 t1 -2 is equal to n2 m2 l2 t2 -2, यानी n2 is equal to क्या आ जाएगा n1 m1 l1 t1 -2 m2 l2 t2 -2, n2 is equal to n1 m1 upon m2 l1 upon l2 t1 upon t2, इसकी पावर -2 बाकी सबकी पावर 1 है। हमें पता है पहले सिस्टम में जो मास था किसमें था किलोग्राम में, हमने किलोग्राम लिख लिया m1 की जगह। दूसरे सिस्टम में किसमें था ग्राम में, लेंथ किसमें था मीटर में, हमने मीटर में रखा, लेंथ किसमें था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, टाइम दोनों में सेकंड में, सेकंड सेकंड कटेगा 1 1 की पावर 2 माइनस कोई दिक्कत नहीं, 1 हट गया हमारा, हमें पता है किसी 1 की पावर -2 मतलब वो भी 1 ही रह जाएगा, ठीक है। n2 is equal to 1, हमें पता है 1 किलोग्राम 1000 ऑफ ग्राम यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है, ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर डाला। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर नीचे से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर न्यूमेरिक वैल्यू हमारी आ गई। वी नो दैट न्यूमेरिक वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हमें पता है, लेकिन जिस भी न्यूमेरिक वैल्यू को हमने फाइंड किया है तो हमने किस तरीके से फाइंड किया, हमने किलोग्राम को ग्राम में रख के मीटर को सेंटीमीटर में रख के, तो हमें पता है ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है कि एक डाइन का बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है, यानी 1 डाइन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। सो इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का डाइन कर दिया और इजीली कन्वर्ट कर लिया हमने 1 न्यूटन को इसमें डाइन में, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो हम आज तीसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि किसी दी गई भौतिक राशि के लिए विमीय सूत्र की सहायता से सूत्र का निर्गमन करना, टू डिराइव द फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि के लिए हमें एक सूत्र निर्गमित करना है। तो हमसे किसी ने पूछा अगर कि फाइंड, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जैसे कोई क्वेश्चन हमको दे दे कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल pendulum when it depends on the mass of bob, acceleration
ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमसे किसी ने पूछ लिया कि किसी सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र निर्गत कीजिए, जबकि वो जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो सरल लोलक के द्रव्यमान तथा धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इन्हें हमें फाइंड करना था टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला किसके, एक सिंपल पेंडुलम के, जबकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये क्वेश्चन में बताते हैं हमसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब यानी पेंडुलम का जो लोलक होता है उस पर निर्भर करता है, पेंडुलम यानी लोलक पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और धागे की लंबाई पे। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान सा, यानी हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इन्होंने हमसे ये तो बोला नहीं है कि मास कितनी बार आया है, लेंथ कितनी बार आया है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी बार आई है। इन्होंने हमको ये नहीं बताया है कि उस टाइम पीरियड में हमारा लंबाई कितनी बार आएगा, द्रव्यमान कितनी बार आएगा और गुरुत्वीय त्वरण कितनी बार आएगा। इन्होंने सिर्फ हमसे बताया है कि जो आवर्तकाल है द्रव्यमान, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड और स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हमें नहीं पता है अभी कि कौन कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार इंक्लूडेड है लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे सपोज, हम मानेंगे सपोज टाइम पीरियड डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मास इन ए टाइम्स, मास में कितनी बार, ए टाइम्स, लेंथ ऑफ द थ्रेड और स्ट्रिंग की बात करेंगे, धागे की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी मास के लिए हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कि मास का डायमेंशन m होता है, या मास के लिए हम m भी लिख सकते हैं, छोटा सा m। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी l की बात करें, एक b टाइम्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी contain लिखेंगे for c टाइम। देन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड हमने लिखा सपोज टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मास a टाइम्स पे, मास a टाइम्स लिख सकते हैं, लेंथ b टाइम्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने टाइम, c टाइम डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने का मतलब हमने सिंपल सा टाइम पीरियड को लिखा t, टाइम पीरियड के लिए हमने यूज किया t। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कितनी बार, a बार, लेंथ पे कितनी बार निर्भर करता है, b बार, और टाइम पर कितनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कितनी, c बार। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है वो मास कितनी बार कंटेन करता है, a टाइम्स, लेंथ b टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c टाइम्स। ये हमने माना है क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया था कि कितनी बार वो सम्मिलित है। तो हम इसको लिखेंगे तो हमें पता है, आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो t हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। वे अगर हम बात करें तो k क्या होगा, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जहां पर k क्या है हमारा, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो हम बात करें तो हमने सिंपल सी बात मान ली, हमसे इन्होंने कहा था कि टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास पे, लेंथ ऑफ द थ्रेड पे और स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द थ्रेड और स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण पे। तो हमने लिख लिया भाई कि हमारा मास a टाइम्स आता होगा, लेंथ पे b टाइम डिपेंड करता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे c टाइम डिपेंड करता होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया, मास a टाइम लेंथ b एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया है और वो कांस्टेंट क्या है हमारा k। अब लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, ऑन राइटिंग द डायमेंशन ऑफ above
क्वांटिटीज वी है। हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम उपरोक्त ये दिए गए समीकरण एक में जो भी राशियां हैं इनका अगर विमीय सूत्र लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो एक तरह का समय है और समय की विमा कितनी होती है m0 l0 t1। टाइम की जो विमा होती है m0 l0 t1। क्योंकि k कांस्टेंट है, नियतांक का कोई डायमेंशन इसमें नहीं है, डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नियतांक हमारा नोन नहीं है, तो हमने k को ऐसे k एक न्यूमेरिक वैल्यू सपोज कर सकते हैं या एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो आगे देखेंगे मास के लिए, तो मास का कितना हो जाएगा m हो जाएगा, इसकी पावर a है, लेंथ का सबको पता है l होता है तो इसकी पावर b हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि एक तरह का एक्सेलरेशन है तो lt - 2 और इसकी पावर c। ध्यान से देखें तो m0 l0 t1 यहां क्या हो जाएगा m a l b और यहां क्या आएगा l c t माइनस का 2c। फिर देखिएगा ध्यान से तो ऑन m0 l0 t1 हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा m a, इसको देखें तो l b और ये देखिए c, जब भी हमें मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं, l की पावर b है l की पावर c तो l की पावर b प्लस c हो जाएगा, जबकि टाइम हमारा कितना आएगा माइनस का 2c। तो हम साथ साथ देख रहे हैं बेस सबके इक्वल है तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स क्या हो जाएगा, देखिए तो a इज इक्वल टू आ रहा है 0, b प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और साथ साथ दिख रहा है -2 c इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2 और इस माइनस का 1/2 को अगर हम यहां रख दें तो क्या देखेंगे b - 1/2 इज इक्वल टू 0, इट मींस b इज इक्वल टू 1/2। मतलब हमें क्या देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमें नहीं पता था कि भाई वो मास पे कितने टाइम डिपेंड करता है, लेंथ पे कितने टाइम डिपेंड करता है या ग्रेविटी पे कितने टाइम, तो हमने मान लिया a टाइम्स मास में लेंथ में b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में b, तो हमें c बार लंबाई में b और द्रव्यमान में a। हमने कह दिया कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट हमने यहां के यूज कर लिया। फिर हमने क्या किया कि सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके हमने डायमेंशन यानी विमा लिख ली। हमें पता है समय की विमा m0 l0 t1 और द्रव्यमान का m, लंबाई का l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका lt - 2 होता है। तो हमने देखा ये ma lb + c t - 2c आ जाएगा m0 l0 t1। घातों की तुलना करने पर यानी हम बात करेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमने क्या देखा कि a इधर a है और ये इधर कितनी है 0, तो a बराबर 0, b + c बराबर इधर क्या देखा हमने 0 और माइनस का 2c किसके बराबर है 1 के, तो c इज इक्वल टू -1/2। जब मैंने इसमें पुट किया तो b - 1/2 इज इक्वल टू 0, इट मींस b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे ऑन राइटिंग the value of a b c in equation 1। हम इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखें तो m की पावर a है, a की वैल्यू कितनी है 0, l की पावर कितनी है b, इसकी पावर कितनी है 1/2, g की पावर कितनी है c यानी माइनस का 1/2। t इज इक्वल टू देखें तो k इज इक्वल टू क्या है, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, अगर किसी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो m0 की जगह क्या आ जाएगा 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं, उनको मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। l की पावर 1/2 है और नीचे g की पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है यहाँ g की पावर -1/2 है और जब ये चीज नीचे आएगी तो g की पावर +1/2 और किसी की पावर 1/2 का मतलब है कि उस पे क्या लगा है स्क्वायर रूट लगा है। तो हमारा t का जो नया फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा k l/g। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, हमें यहां पर लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हमने क्या देखा, जो k है इज इक्वल टू 2 पाई, सो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई
अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी। और ये हमने आसानी से विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सूत्र का निर्गमन कर दिया, यानी एक सूत्र डिराइव कर दिया, यानी एक फार्मूला को हमने निकाल दिया है। तो हम बात करें, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला डिराइव कर और साथ में उन्होंने बताया हो हमको कि ये इस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, यानी हमें फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या एक फॉर्मूला, और बोल दें कि वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे जिसके नाम हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने दे रखा था कि टाइम पीरियड, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, यानी जो तरल लोलक का आवर्तकाल है वो बॉब यानी जो हमारा लोलक होता है उसके द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सिर्फ इन्होंने हमसे इतना बताया था, तो हमने मान लिया हो सकता है हमसे कि कोई गलती ना हो, यदि हम सबको एक एक मान लेंगे तो गलती है, दो दो मान लेंगे तो गलती। हमें तो नहीं पता कि कितनी बार इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा या लेंथ आएगी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण आएगी। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि भाई जो मास है वो इस फॉर्मूले में a बार आता होगा, जो लेंथ है वो b बार, यानी जो मास है a टाइम्स आता होगा, लेंथ यानी लंबाई b टाइम्स आता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c टाइम्स आता होगा। हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया समानुपाती का, t समानुपाती m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। हमने कहा एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट हमने k लगा दिया और हमने लिखा ऑन राइटिंग द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता है मास का लिए क्या होता है a, लेंथ के लिए b होता है और एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी का lt - 2, और यहाँ m0 l0 t1, क्योंकि यहाँ से टाइम पीरियड यानी टाइम है। ये ऐसे ही रह गया, l की पावर a थी तो a हो गया, l की पावर b थी तो b हो गया, l की पावर c तो c हो गया, t की पावर -2c। हमें पता है कि जब भी पावर्स का पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इधर देखें, हमें l गुणे में गाते जुड़ती है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर साइड l की पावर b + c t - 2c। तो हमने क्या करा, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स क्या होगा, a दिख रहा हमें 0, b + c = 0, t -2c। सिंपल सी बात है, -2c = 1, तो c -1/2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस c की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो b c की जगह -1/2 0, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस नहीं, b 1/2 आ जाएगा। हमने कहा उपरोक्त समीकरण 1 में a b c का मान रखेंगे, इनकी सहायता से ऑन राइटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, k m की घात a है यानी a का मान 0, l की घात b है जिसका मान 1/2 है, g की घात c है जिसका मान यानी जिसकी वैल्यू -1/2 है। ये माइनस से नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और हमें पता है किसी की घात अगर आती हो तो वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर हमें पता है कि वास्तव में इस फार्मूला जो भी आ रहा है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तब हम लिखेंगे, नहीं है तो यहीं पर ये हमारा फार्मूला करेक्ट है, इतना प्रूव कर देंगे हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हमने लिख लिया k = 2 pi, so t = 2 pi √L/g, और ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हमने निर्गमित यानी निकाल दिया है, किसकी सहायता से, विमीय सूत्र की सहायता से, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।